हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि एक इंडेक्स फंड होता क्या है, एक इंडेक्स फंड बनता कैसे है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि इंडेक्स फंड बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि टोटल रिटर्न्स इंडेक्स एंड जो नॉर्मल परफॉर्मेंस होती है एक इंडेक्स की, उसके बीच में क्या फर्क है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको सीखना जरूरी है ये। फिर हम सीखेंगे कि ट्रैकिंग एरर क्या होता है। अगर आप इंडेक्स में इन्वेस्ट भी करते हैं और आपको ट्रैकिंग एरर बारे में नहीं पता, तो इस वीडियो के बीच में ट्रैकिंग एरर पे हम आएंगे, तो आप वो जरूर देखना। एंड हम डिफरेंट डिफरेंट फंड्स की जो परफॉर्मेंसेज है उनको भी कंपेयर करेंगे। देन वील टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ईटीएफ एंड इंडेक्स फंड्स, और एक जो ईटीएफ है उसके अंदर ट्रैकिंग एरर एज कम्पेयर टू इंडेक्स फंड क्यों कम होता है। फिर फाइनली हम कंक्लूजन में आके ये देखेंगे कि कौन से ऐसे फंड्स हैं जिनमें ट्रैकिंग एरर भी कम है, जहाँ पे एक्सपेंस रेशियो भी कम है, एंड कौन से ऐसे ईटीएफ्स हैं जहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो भी कम है एंड ट्रैकिंग एरर भी कम है। टू स्टार्ट विद सिंपली हम बात करते हैं कि इंडेक्स फंड होता क्या है। तो इंडेक्स फंड कुछ नहीं बट एक बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज होती है। तो इंडिया के अंदर आपने देखा होगा कि एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो फ्लैगशिप इंडेक्स है दैट इज निफ्टी। तो माने इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज है ऑन द बेसिस ऑफ द फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन आर अ पार्ट ऑफ निफ्टी 50। Whereas जो इंडिया की टॉप 30 कंपनीज हैं एज ऑन द बेसिस ऑफ द फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन आर अ पार्ट ऑफ सेंसेक्स। तो ये निफ्टी और सेंसेक्स है। एंड निफ्टी और सेंसेक्स बने क्यों? तो निफ्टी और सेंसेक्स सिंपली हम कहते हैं बैरोमीटर फॉर द मार्केट है। अगर आप चल रहे हैं रोड पे और आपसे कोई पूछते हैं कि आज मार्केट ऊपर है या नीचे, तो आप सिंपली क्या करेंगे, सेंसेक्स का प्राइस देखेंगे या निफ्टी का प्राइस देखेंगे और तब बताएंगे कि नहीं आज मार्केट ऊपर है या मार्केट नीचे। तो इसी तरीके से बहुत सारे तरीके के इंडेक्स हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पहले जो एनएसई के इंडेक्स है उनका एग्जाम्पल देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि क्या यहाँ पे ब्रॉड कैटेगराइजेशन है। तो पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि एक तो निफ्टी 500 है। तो निफ्टी 500 में जो इंडिया की टॉप 500 कंपनीज है ऑन द बेसिस ऑफ द फ्री फ्लोट मार्केट कैप है। फिर यहाँ पे निफ्टी 100 है, फिर निफ्टी 50 है निफ्टी 100 के नीचे, फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 है जो टॉप 50 कंपनीज के बाद वाली 50 कंपनीज है। 50 फर्स्ट से लेकर 100 तक वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में आती है। फिर निफ्टी 200 का यहाँ पे एग्जाम्पल आता है, टॉप 200 कंपनीज जो यहाँ पे। फिर निफ्टी मिड कैप 50 भी आते हैं, निफ्टी मिड कैप 100 भी आते हैं। देन एक निफ्टी माइक्रो कैप 250 भी आते हैं, निफ्टी स्मॉल कैप 250 भी आते हैं। तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 में भी क्या आएगा, जो इंडिया की टॉप मोस्ट 250 स्मॉलेस्ट कंपनीज हैं एज कंपेयर टू द फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनका एग्जाम्पल यहाँ पे आएगा। सो दिस इज ऑल डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सेस आर मेड। और भी इंडिसेस का अगर आप सेक्टोरल में एग्जांपल देखते हैं तो एक निफ्टी ऑटो का एग्जांपल आता है। एंड निफ्टी ऑटो में जो मारुति है उसका एक सब्सटैंशियल शेयर है। उसके बाद वहां पे महिंद्रा भी आता है। फिर वहां पे साथ साथ टाटा मोटर्स भी आता है। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ निफ्टी ऑटो। फिर निफ्टी फार्मा भी आता है। तो निफ्टी फार्मा में एक कंपनी है बाय द नेम ऑफ डीवीज लेबोरेटरीज, फिर सन फार्मा भी यहाँ पे आएगा। तो ऐसे ही निफ्टी फार्मा का एग्जाम्पल है। सिमिलरली ऐसे ही और भी एग्जांपल्स हैं। निफ्टी आईटी का एग्जांपल आता है। तो निफ्टी आईटी का एक आईटी स्टॉक्स की बास्केट, एक आईटी स्टॉक्स का इंडेक्स है जिसके अंदर देयर आर मल्टीपल स्टॉक्स लाइक विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, एचसीएल टेक्नोलॉजीज हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, टीसीएस हो गया। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स प्रेजेंट इन द निफ्टी आईटी इंडेक्स। तो यहाँ पे इंडेक्सेस इंडिया के अंदर बनते कैसे? तो इंडेक्स बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका इंडेक्स बनाने का है दैट इज प्राइस वेटेड इंडेक्स। तो प्राइस वेटेड इंडेक्स का एक एग्जांपल बहुत कॉमन कौन सा है, जो अगर हम यूएस में जो एक इंडेक्स है बाय द नेम ऑफ डाउ जोन्स 30। तो अगर आप डाउ जोन्स 30 की बात करते हैं तो दैट इज अ प्राइस वेटेड इंडेक्स। तो प्राइस वेटेड इंडेक्स क्या होता है? सिंपली इसको समझिए कि अगर एक स्टॉक प्राइस, सपोज करते हैं एक इंडेक्स है जिसमें सिर्फ 2 ही स्टॉक है। एक स्टॉक प्राइस है 10 रुपीज का, दूसरे का स्टॉक प्राइस है 2 रुपीज का। तो उसका इंडेक्स का वैल्यू कितना आएगा? तो 10 + 2 करके अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 रुपीज के आसपास आएगा। पर प्राइस वेटेड इंडेक्स में क्या खराब चीज है कि जो स्टॉक प्राइस जिस कंपनी का ज्यादा है, अगर उसमें उतार चढ़ाव ज्यादा आएगा तो इंडेक्स के अंदर चेंजेस ज्यादा आएंगी। तो माने जिसका स्टॉक प्राइस 10 रुपीज का एज कंपेयर टू 2 रुपीज का, अगर 2 रुपीज वाले का स्टॉक प्राइस अगर गिरता बहुत ज्यादा तेजी से भी है तो इंडेक्स पे इतना इंपैक्ट नहीं आएगा। Whereas अगर 10 रुपीज का स्टॉक प्राइस 2 रुपीज से गिर जाता है तो इंडेक्स के ऊपर ऑलमोस्ट काफी ज्यादा इंपैक्ट आ जाएगा। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। सो दिस इज प्राइस वेटेड इंडेक्स। सेकेंड है मार्केट कैपिटलाइजेशन बेस्ड इंडेक्स एंड इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फ्री फ्लोट मार्केट कैप इंडेक्स। तो पहले हम फ्री फ्लोट मार्केट कैप को आज इस वीडियो के अंदर समझते हैं कि फ्री फ्लोट मार्केट कैप होती क्या है। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप एक बहुत सिंपल टर्म्स में समझते हैं कि मार्केट कैप क्या होती है पहले कंपनी की। सपोज करते हैं अगर आप एक पिज्जा के ओनर हैं एंड पिज्जा के 4 हिस्से हैं।
तो अगर पिज्जा के 4 हिस्से हैं और एक हिस्सा पिज्जा का 20 रुपए का है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो 4 हिस्से हैं पिज्जा के वो 80 रुपीज के होंगे, राइट। तो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग 4 है, मींस 4 स्लाइसेस ऑफ पिज्जा, एंड पर शेयर प्राइस कितना है 20 रुपीज के आसपास का। तो टोटल पिज्जा की क्या वैल्यू है 80 रुपीज की। तो इसको हम कह सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। बट फ्री फ्लोट मार्केट कैप क्या है, ये थोड़ा सा एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में और एक थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मूला है जो आपको समझना पड़ेगा। नाउ मैं यही सेम पिज्जा का एग्जांपल लेता हूं और इस पिज्जा में मैं कहता हूं कि इस पिज्जा में 4 हिस्से हैं, बट इस पिज्जा के 4 हिस्सों में से जो 3 स्लाइसेस हैं दैट इज ओन्ड बाय यू द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। एग्जांपल लेते हैं, आपकी एक कंपनी है, उसके 4 शेयर्स आउटस्टैंडिंग है मार्केट में, एंड उसमें से 3 शेयर्स आप ही ओन करते हैं। तो मार्केट में फ्रीली कितने ट्रेडेड हो सकते हैं, क्योंकि आप कंपनी के प्रमोटर हैं तो ये माना जाता है कि कंपनी के प्रमोटर कम स्टॉक बेचेंगे। तो अगर मार्केट के अंदर सिर्फ 1 ही शेयर आउटस्टैंडिंग है जिसकी बाइंग और सेलिंग हो सकती है, तो इट इज सेड कि इस कंपनी का, जिसका पिज्जा का स्लाइस एक 20 रुपीज का था, 3 प्रमोटर के पास है एंड सिर्फ 1 स्लाइस इज आउटस्टैंडिंग, तो इस कंपनी का जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप है दैट इज ₹20। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे ही जो इंडियन इंडेक्सेस हैं उनके अंदर कंपनीज एंटर करती हैं। जो कंपनी शायद से मार्केट कैपिटलाइजेशन में बड़ी भी हो बट वहां पे फ्री फ्लोट मार्केट कैप बहुत कम हो। जैसे अगर आप इंडिया में एक रिटेलर का एग्जांपल लेते हैं जहां पे ऑलमोस्ट 2.3-2.4 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, बट 75% ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन इज कॉर्नर्ड बाय द प्रमोटर। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन उस कंपनी का सिर्फ 40 to 50,000 करोड़ जाएगा। तो दैट इज वन थिंग। एंड सेकंड क्राइटेरिया क्या है इंडिया के इंडेक्सेस में एंटर होने का, कि स्टॉक सारे एफएनओ का पार्ट होने चाहिए। माने स्टॉक्स में शॉर्ट सेलिंग भी हो सकती है, तो ये सारी चीजें भी हो सकती है, तो एफएनओ का पार्ट होने चाहिए। दिस इज हाउ अ पर्टिकुलर स्टॉक बिकम्स अ पार्ट ऑफ द निफ्टी और पार्ट ऑफ द सेंसेक्स। एंड यहाँ पे एक और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, रीबैलेंसिंग। तो निफ्टी और सेंसेक्स को जब आप देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कंपनीज खराब करती हैं, जिनका फ्री फ्लोट मार्केट कैप घटते जाता है, तो उनको निफ्टी या सेंसेक्स से निकाल भी दिया जाता है। एंड निफ्टी की जो रीबैलेंसिंग है वो साल में ट्वाइस होती है। तो अगर आप निफ्टी को 1992 में, उस टाइम पे निफ्टी तो नहीं होती थी, बट अगर 1992 में जो टॉप 50 कंपनीज देखते हैं, एंड अगर आप सेंसेक्स का फर्स्ट इंडेक्स देखते हैं कि सेंसेक्स के फर्स्ट इंडेक्स में कौन कौन सी कंपनीज थी, तो आपको सरप्राइजिंगली पता लगेगा कि 1992 के अंदर इंडिया के अंदर जो टॉप 50 कंपनीज थी, दीज वर कंपनीज लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जब उसका 22,905 करोड़ का मार्केट कैप था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 13,793 करोड़, आईटीसी 9,000 करोड़, रिलायंस इंडस्ट्रीज 6,654 करोड़ का मार्केट कैप था। फिर सेंचुरी टेक्सटाइल्स भी थी, फिर टाटा टी जैसी कंपनी थी 3,500 करोड़ का मार्केट कैप था, फिर गुजरात स्टेट एंड फर्टिलाइजर कंपनी थी 2,886 करोड़ का मार्केट कैप था, फिर हिंदाल्को थी जिसका 2,104 करोड़ का मार्केट कैप था। एंड बाय द वे, आगे जाने से पहले एक आप सबके लिए ट्रिविया क्वेश्चन है कि इंडिया में, आप भी इंटरनेट पे हेल्प ना लीजिए, इंडिया में आज जो टॉप 3 मार्केट कैप वेटेड कंपनीज हैं, ऐसी कौन सी टॉप 3 कंपनीज हैं जिनका मार्केट कैप सबसे ज्यादा है, आप मेरे को कमेंट में जरूर आंसर करके बताइए। तो यहाँ पे अगर हम और देखते हैं तो यहाँ पे जो शिपिंग क्रेडिट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका 1762 करोड़ का मार्केट कैप था, फिर एसआर गुजरात 1683 करोड़ का था, फिर टाटा टिमकिन का 1530 करोड़ का, फिर इंगल्सोल रैंड का 1100 करोड़ का, फिर एसकेएफ बेरिंग्स का 963 करोड़ का। वेराज अगर आप सेंसेक्स के फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं तो यहाँ पे 30 कंपनीज आपके सामने आएंगी। इसमें एसीसी, ग्रासिम, प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स, अगेन नेस्ले, सियाट, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम, फिर जीएसके करके कंपनी आएगी, भारत फोर्ज आएगा आपके सामने, किर्लोस्कर क्यूमेंस आएगा, एंड यहाँ पे पेको इलेक्ट्रॉनिक्स करके भी आएगा। कई सारी इसमें से तो कंपनीज ही इस टाइम पे डीलिस्ट होगी होंगी। सो दिस इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि इंडेक्स का एक की कंपोनेंट है कि यहाँ पे रीबैलेंसिंग अपने आप होती रहती है। आप हमारी पहली वाली वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें हमने ये भी एक्सप्लेन करा था कि कैसे वर्ल्ड ओवर पैसिव इन्वेस्टिंग का ट्रेंड कैच ऑन हो रहा है, एंड इस वजह से आपको इंडेक्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आज अगर हम निफ्टी 50 को देखते हैं कि निफ्टी 50 का एलोकेशन क्या है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज और या फिर अगर हम बाकी कंपनीज को देखते हैं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का आज वेटेज निफ्टी 50 के अंदर 11.51% का है, एचडीएफसी बैंक का 8.36% का है, आईसीआईसीआई बैंक का 7.57% का है, इन्फोसिस का 7.54 है, एचडीएफसी का 5.72 है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का 4.55 है, कोटक महिंद्रा बैंक का 3.53 है, आईटीसी का 3.52 है, एचयूएल का 3.13 है। एंड वेराज अगर आप यहाँ पे लार्सन एंड टूब्रो का देखते हैं तो लार्सन एंड टूब्रो का भी यहाँ पे 2.9% के आसपास यहाँ पे एलोकेशन आता है। अगर आप पास्ट में देखते हैं 2002, 2007, 2012 और 2017 में, तो देन यू विल फाइंड कि 2002 में रिलायंस का 12.3% था, वेराज विप्रो का 11% था, एंड यहाँ पे रैन बैक्सी का 3.2% था, सत्यम कंप्यूटर्स का 2.6% था, एचडीएफसी का उस टाइम पे 2.6% था। अगर आप 2007 में देखते हैं फिर भी रिलायंस का 11.9% था, ओएनजीसी का 7.5% था,
NTPC का 5.9% था, एंड जो भेल है, जो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक है, तो वहाँ पे 3.6% के आसपास था। लार्सन एंड टूब्रो का भी 3.5% था। 2012 के अंदर ITC का लार्जेस्ट वेट था इंडेक्स में 8.4% के आसपास, रिलायंस का 7.4% हो गया था, एंड टाटा मोटर्स का भी 3% होता था। 2015 में देखते हैं तो इन्फोसिस का लार्जेस्ट वेट था इंडेक्स के अंदर 7.8% का, एंड अगर आप 2017 के अंदर देखते हैं तो HDFC बैंक का लार्जेस्ट वेट था इंडेक्स के अंदर ऑलमोस्ट 9.8% का। 2015 में अगर आप और इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं तो सन फार्मा भी यहाँ पे 3.2% के आसपास, सन फार्मा का भी यहाँ पे इंडेक्स के अंदर आसपास इस टाइम पे वेटेज था। तो इंडेक्स का मतलब यही है कि जो अच्छी कंपनीज है विच कीप डूइंग वेल, देन द इंडेक्स विल कीप राइडिंग द विनर्स। तो जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि लास्ट 20 इयर्स में एक ही ऐसी लौती कंपनी है जो हर बारी इंडेक्स के अंदर टॉप 10 के अंदर आई है। आप गेस भी कर सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके। द गेस इज करेक्ट, द आंसर इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज का एलोकेशन देखते हैं निफ्टी 50 में ओवर द लास्ट 20 ईयर्स। तो 2002 में 12.3% था, 2003 में भी 12.9% था, 2009 अगेन 12.7% था। लोवेस्ट ये 2014 के अंदर आया था 5.2% का, फिर 2020 में तो ऑलमोस्ट 14.9% चला गया था, 2022 में अभी 11.51% है जैसे हमने डिस्कस करा। सो रिलायंस इंडस्ट्री हैज बीन दी ओनली स्टॉक जिसका इंडेक्स के अंदर टॉप 10 के अंदर हमेशा वेटेज रहा ही रहा है। एंड साथ साथ अगर हम सेक्टोरल एलोकेशंस का देखते हैं तो सेक्टोरल एलोकेशंस भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फाइनेंस सेक्टर बहुत अच्छा करता है, फिर कभी कभी ऑयल एंड गैस सेक्टर बहुत अच्छा करेगा, फिर कभी कभी IT सेक्टर बहुत अच्छा करेगा। तो ऐसे क्या होता है कि धीरे धीरे फिर इन सेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन इंडेक्स में ज्यादा हो जाती है। बट वन थिंग टू रिमेंबर कि फाइनेंस सेक्टर की रिप्रेजेंटेशन इंडेक्स में हमेशा ज्यादा होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि फ्री फ्लोट जो यहाँ बैंक स्टॉक्स की है वो हमेशा ज्यादा रहती है, क्योंकि बैंक्स का जो शेयर कैपिटल है उनका ग्रोथ कैपिटल है। तो बैंक्स में जो इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप या प्रमोटर ओनरशिप हार्डली 15-20% से कभी भी ऊपर नहीं होगी, तो 80% हमेशा फ्री फ्लोट मार्केट कैप रहेगा। तो इस वजह से बैंकिंग एंड फाइनेंस कंपनीज का रिप्रेजेंटेशन इंडेक्स के अंदर ज्यादा रहता है। तो ओवर द इयर्स अगर हम हिस्टोरिकली देखते हैं तो अगर हम 2002 में देखते हैं तो टेक्नोलॉजी कंपनीज उस टाइम पे बूम भी होता है, तो 24.2% के आसपास यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन थी। कंज्यूमर की 17.9 थी, हेल्थ केयर की 8.3 थी, ऑयल एंड गैस की 17.6 थी। एंड सरप्राइजिंगली इस टाइम पे PSU बैंक्स की 4.7% थी, प्राइवेट बैंक्स की 4.4% थी, तो ऑलमोस्ट 9% बैंक्स थे उस टाइम पे। फिर 2007 में देखते हैं, क्योंकि ऑयल एंड गैस बहुत अच्छा करा था बूम के अंदर, मतलब ONGC का स्टॉक हो गया, NTPC, ये सारी चीजें होगी, पावर स्टॉक्स बहुत अच्छा करे थे। तो 2007 में इंडेक्स में 25.4% वेटेज ऑयल एंड गैस का था, टेलीकॉम का 11.4% था, फिर प्राइवेट बैंक और PSU बैंक का ऑलमोस्ट 10% के आसपास था। 2012 में देखते हैं तो प्राइवेट बैंक्स का 17% हो गया, क्योंकि बहुत मार्केट शेयर ग्रैब करा पब्लिक सेक्टर बैंक से, इस वजह से बढ़ते गया। कंज्यूमर सेक्टर का 12.3%, ऑयल एंड गैस का 12.3%, टेक्नोलॉजी कंपनीज का 11.4%, NBFCs का भी 8% हो गया था। तो अब NBFCs प्राइवेट बैंक्स को अगर आप ज्वाइन कर दें और PSU बैंक्स को अगर आप ज्वाइन कर दें यहाँ पे, तो आपके पास आंसर आएगा कि ऑलमोस्ट 28-30% इंडेक्स का वेटेज बैंक्स में चला गया था फाइनेंशियल्स में। 2017 के अंदर प्राइवेट बैंक्स 24.3% हो गए, NBFC 8.4%, एंड वेराज अगर आप PSU बैंक्स देखते हैं तो 3% रह गए, ऑयल एंड गैस गिर के 11.3% हो गया, टेक्नोलॉजी कंपनीज गिर के 11.2% के आसपास होगी। एंड फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे अगर आप इंडेक्स का जो सेक्टोरल अगर आप रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो इंडिया में फाइनेंशियल सर्विसेज आज 36.55% है इंडेक्स का पार्ट निफ्टी 50 में, IT स्टॉक्स 15.13%, ऑयल एंड गैस 13.21%, FMCG 8.83%, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स 5.84%, हेल्थ केयर 3.94%, पावर सेक्टर 1.94%, सर्विसेज 0.73 और केमिकल 0.53। तो ये इंडेक्स की हिस्टोरिकल एवोल्यूशन हुई है ओवर द इयर्स। अब इंडेक्स में लोगों को इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, तो वॉरेन बफेट का भी ये यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि आफ्टर ही डाइज तो वहाँ पे काफी सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ हिज वेल्थ एक तो चैरिटी में भी जाएगा, फिर ये भी बोला गया कि S&P 500 के इंडेक्स में इन्वेस्ट कर देना। तो वॉरेन बफेट और हेज फंड जो एक हेज फंड मैनेजर्स हैं उनके बीच में एक बेट भी हुई थी, तो जिसमें वॉरेन बफेट ने सिर्फ इंडेक्स फंड पिक करा था, वेराज जो हेज फंड मैनेजर है उसने फंड ऑफ फंड पिक्स करा था जो एक्टिव इन्वेस्टिंग करते थे। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स वहां पे वॉरेन बफेट बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली वो बेट विन कर गए कि इंडेक्स फंड्स ने एक्टिव फंड्स को आउट परफॉर्म कर दिया। इंडिया में अभी भी एक्टिव फंड्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, बट इंडिया में जैसे धीरे धीरे मार्केट की एफिशिएंसी और बढ़ती है तो धीरे धीरे क्या आएगा कि और भी जो इंडेक्स फंड्स है वो और ज्यादा आउट परफॉर्म करने लग जाएंगे। तो लार्ज कैप फंड्स में तो थोड़ी बहुत है ये प्रॉब्लम होने लग गई है लास्ट 10-12 ईयर्स से, तो दूसरे फंड्स में भी अभी थोड़ी इनएफिशिएंसी है, इस वजह से अभी इतनी प्रॉब्लम आई नहीं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं, क्योंकि इंडेक्स फंड एक लो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग मेथड है।
तो ये इस वजह से आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्टेड होना चाहिए या फिर आपको देखना चाहिए, बाकी आपकी खुद की मर्जी है इसके अंदर। बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, एज अ पार्ट ऑफ द 75th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया इनिशिएटिव, तो व्हाट वी आर डूइंग कि जो एसओआईसी मेंबरशिप के अंदर देयर आर 4 की बंडल्स। तो फर्स्ट की बंडल जो इस टाइम पे एसओआईसी मेंबरशिप का पार्ट है बट बाद में जाके अलग हो जाएगा, दैट इज द फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर ऑल बंडल। तो इस बंडल के अंदर हम आपको ये सिखाएंगे कि एसआईपी कैसे प्लान करनी चाहिए, एसआईपी क्या होता है, कौन से तरीके के म्यूचुअल फंड्स हैं, थीमेटिक फंड्स क्या होते हैं, सेक्टोरल फंड्स क्या होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्टिव फंड एंड अ पैसिव फंड, एंड साथ साथ गोल्ड में आपको इन्वेस्ट करना है चाहिए या नहीं करना चाहिए, कौन से तरीके के मतलब ऑर्डर्स होते हैं मार्केट के अंदर अगर आप कोई जाके स्टॉक खरीद रहे हैं, आईपीओस क्या होते हैं। तो स्क्रैच से लेके बिगिनिंग ऑफ मार्केट से अगर आपको इंटरमीडिएट तक बनाना इस बंडल का काम है। सेकेंड पार्ट का क्या पार्ट है, दैट इज बिकम अ एसओआईसी बिजनेस एनालिस्ट। तो एसओआईसी बिजनेस एनालिस्ट के अंदर हम आपको लैंग्वेज ऑफ बिजनेस सिखाएंगे, दैट इज अकाउंटिंग एंड फोरेंसिक शेनानिगन्स। क्योंकि इंडियन मार्केट्स के अंदर एक प्रॉब्लम क्या होती है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अकाउंटिंग की बहुत शेनानिगन्स करती है कंपनी, तो आप उसको कैसे कैच कर सकते हैं वो सिखाएंगे। फिर 2 की एलिमेंट्स क्या है कि एक तो वैल्यूएशन एनालिसिस है कि किस तरीके से आप स्टॉक को वैल्यू भी कर सकते हैं, वो भी हम इसके अंदर सिखाएंगे आपको। एंड साथ साथ हाउ टू फाइंड एपिक स्टॉक्स, कि एपिक स्टॉक्स आप कैसे ढूंढ सकते हैं, तो ये भी एक कोर्स का पार्ट है। थर्ड की पार्ट ऑफ द एसओआईसी बंडल इज हम आपको सेक्टोरल एनालिसिस के अंदर 12 की सेक्टोरल वेबिनार्स हैं इस टाइम पे, जिसमें हम जो क्यूएसआर सेक्टर है, माने जुबिलेंट फूड वर्क्स हो गया, मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल हो गया, बर्गर किंग का एग्जांपल हो गया, हम ये सारी चीजें भी इसके अंदर ऐड करें। एंड ये सितंबर के अंदर आपके मतलब जो जितने भी एसओआईसी मेंबर्स हैं 3rd या 4th वीक ऑफ सितंबर में इसका वेबिनार है। जैसे हमने भी एग्रोकेमिकल्स का करा था, उससे पहले केमिकल्स का करा था, बैंकिंग का भी करा था, फार्मा सेक्टर का भी करा हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस सेक्टर का भी करा है। बिकॉज अगर आप एक इन्वेस्टिंग करने आ रहे हैं एंड अगर आप किसी सेक्टर की लैंग्वेज नहीं समझते तो आपको बहुत गड़बड़ हो सकती है। तो इस वजह से एक सेक्टर की कहानी और एक सेक्टर की लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी हो जाता है। सो दिस कोर्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द एसओआईसी मेंबरशिप बंडल। एंड फाइनल बंडल है एसओआईसी कॉन्वर्सेशन विद सुपर इन्वेस्टर्स, जहां पे हम इंडिया के जो बेस्ट इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ वेबिनार्स करते हैं एंड उनके साथ डिफरेंट प्रेजेंटेशंस करते हैं, जिससे आप ये भी जान सकते हैं कि उनका थॉट प्रोसेस कैसा है एंड कौन सी चीजें वो देख रहे हैं, उनकी इन्वेस्टिंग जर्नीज कैसे रहे हैं, आप उनसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। So all these 4 bundles are part of one SOIC membership bundle, and as a part of Independence Day month, इस टाइम पे SOIC membership bundle पे बोनस 10 करके एक ऑफर भी चल रहा है, which usually because this bundle के अंदर जो फाइनेंशियल लिटरेसी का बंडल है वो अलग से आपको मिलेगा 1-2 महीने बाद, बट अभी इसी का पार्ट है। So link to the membership is there in the description below and you can use SOIC bonus 10। एक बार हम ये देखते हैं कि निफ्टी टोटल रिटर्न्स इंडेक्स एंड निफ्टी रिटर्न्स के अंदर क्या फर्क है। तो 2018 के अंदर सेबी का एक मैंडेट आया था कि जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उनको कंपैरिजन अपनी स्कीम्स का जो परफॉर्मेंस का कंपैरिजन है निफ्टी टोटल रिटर्न्स इंडेक्स के साथ करना पड़ेगा। एंड टोटल रिटर्न्स इंडेक्स के साथ क्यों करना पड़ेगा, बिकॉज टोटल रिटर्न्स इंडेक्स जब भी हम निफ्टी के रिटर्न्स देखते हैं तो वो 2 सोर्सेज के थ्रू आती है। एक तो प्राइस अप्रिसिएशन ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटीज है, एंड सेकंड की रीजन क्या है कि वो जो सिक्योरिटीज जो बेसिकली डिविडेंड्स देती हैं, तो ये अज्यूम करा जाता है कि जितने भी डिविडेंड्स हैं बार बार री इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो उससे कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी आता है। जैसे एग्जांपल देता हूं, अगर इन्फोसिस इतने सालों से इंडेक्स के अंदर है तो इन्फोसिस ने कितने का डिविडेंड दिया होगा। अगर वो डिविडेंड बार बार इन्फोसिस के स्टॉक के अंदर री इन्वेस्ट होते रहे या वो डिविडेंड बार बार इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट होते रहे, तो वो टोटल रिटर्न इंडेक्स इस वजह से एक ट्रू एंड फेयर पिक्चर है। तो पहले ये 2018 से पहले टोटल रिटर्न इंडेक्स नहीं यूज होता था। तो यहाँ पे मैं आपको एक जो NSE की वेबसाइट है वहां पे लेके चलता हूँ, एंड टोटल रिटर्न इंडेक्स को अगर आप इंक्लूड करके अगर आज आप इंडेक्स की वैल्यूएशन कैलकुलेट करते हैं कि आज इंडेक्स का कितना प्राइस है एज कंपेयर टू अगर आज निफ्टी 17,000 पे चल रहा है, तो आपको एक बहुत ज्यादा बड़ा फर्क पता लगेगा। तो यहाँ पे सिंपली हम जो NSE की न्यू वेबसाइट है उसके ऊपर आते हैं। यहाँ पे हम एक क्लिक करेंगे जो NSE की ओल्ड वेबसाइट पे जाने के लिए, दैट बेसिकली ओल्ड वेबसाइट ऑन URL लिंक nseindia.com। तो जैसे हम NSE की ओल्ड वेबसाइट पे आते हैं, हमें प्रोडक्ट्स के अंदर आके इंडिसेस पे क्लिक करना है, एंड जैसे ही इंडिसेस पे क्लिक करते हैं तो देन वी हैव टू क्लिक ऑन हिस्टोरिकल डेटा, एंड हिस्टोरिकल डेटा में हिस्टोरिकल इंडेक्स डेटा में आके हमें क्या करना है, तो पहले तो मैं आपको जो नॉर्मल है सिर्फ प्राइस अप्रिसिएशन के हिसाब से जो निफ्टी 50 की वैल्यू चल रही है इस टाइम पे आपको वो दिखाता हूँ। तो हम यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर लेंगे, सपोज करते हैं 1 अगस्त की डेट सिलेक्ट कर लेते हैं, 1 अगस्त 2022, एंड वहाँ पे हम डेट सिलेक्ट कर लेते हैं 17 अगस्त की। तो यहाँ पे अगर आज हम निफ्टी की वैल्यू देखते हैं तो 17 अगस्त को निफ्टी क्लोज हुई है 17,944 पे। वेराज अगर हम टोटल रिटर्न इंडेक्स की तरफ चलते हैं, तो हम टोटल रिटर्न इंडेक्स की तरफ चलते हैं, एंड टोटल रिटर्न इंडेक्स सिर्फ प्राइस अप्रिसिएशन नहीं, वो ये भी मान के चलता है कि अगर डिविडेंड री इन्वेस्ट हो तो कितना रिटर्न बनेगा। अब टोटल रिटर्न इंडेक्स में सिमिलरली मैं निफ्टी 50 को यहाँ पे कैलकुलेट करूँ,
एंड यहाँ पे मैं फर्स्ट अगस्त 2022 टिल 17 अगस्त 2022 और गेट डेटा पे दबाऊं तो 17 अगस्त 2022 पे आपको दिखेगा कि निफ्टी 50 की जो वैल्यू है, अगर डिविडेंड सारे री इन्वेस्ट हो गए होते शुरू से तो आज 26,035 के, वेराज एज कंपेयर टू अगर हम पहले वाला देखते हैं तो 17,944 है। तो दिस इज अ वेरी बिग डिफरेंस एंड टोटल रिटर्न इंडेक्स की वजह से ये फर्क पड़ता है। अब हम अगले वाले टॉपिक के अंदर ये देखते हैं कि ट्रैकिंग एरर क्या है एंड जो ईटीएफ्स क्या होते हैं एंड इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं। तो अब हम ट्रैकिंग एरर की बात करते हैं और ट्रैकिंग एरर होता क्या है। तो ट्रैकिंग एरर का सिंपली मतलब क्या होता है कि अगर आपने किसी निफ्टी के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करा एंड निफ्टी इंडेक्स फंड क्योंकि निफ्टी को अंडरलाइंगली ट्रैक कर रहे हैं, अगर आपने निफ्टी ईटीएफ में इन्वेस्ट करा और निफ्टी ईटीएफ जो बाकी निफ्टी इंडेक्स है जो निफ्टी 50 को अगर ट्रैक कर रहे हैं, तो अगर बेंचमार्क या फिर जिस बेंचमार्क को आपने रेप्लिकेट करना है अगर उनके परफॉर्मेंस के बीच में एरर हो या डिफरेंस हो तो उसको हम ट्रैकिंग एरर कहते हैं। तो ट्रैकिंग एरर की वैसे क्या क्लासिक डेफिनेशन है, बेसिकली इट इज अ डाइवर्जेंस बिटवीन प्राइस बिहेवियर ऑफ अ पोजीशन और अ पोर्टफोलियो एंड द प्राइस बिहेवियर ऑफ द बेंचमार्क। एग्जाम्पल आपको मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ ट्रैकिंग एरर का। सपोज करते हैं कि निफ्टी 50 का रिटर्न 15% आया एंड जिस इंडेक्स फंड में आपने पैसे लगाए उसका 14% रिटर्न आया, तो ये 1% का ट्रैकिंग एरर है। तो ये ट्रैकिंग एरर जो नेगेटिव साइड है उस पर भी हो सकता है एंड ट्रैकिंग एरर जो पॉजिटिव साइड है उस पर भी हो सकता है। सपोज करते हैं निफ्टी 50 का 15% रिटर्न आ रहा है एंड आपके फंड का 16% आ रहा है एंड ये ट्रैकिंग एरर होता क्या है, तो इसके रीजन जानते हैं। तो पहला की रीजन फॉर ट्रैकिंग एरर क्या है, तो फर्स्ट सिंपल रीजन इज ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या है, तो बेसिकली जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स है ऑलमोस्ट 0.1% के आसपास है एंड साथ साथ जो ब्रोकरेज का कॉस्ट है ऑलमोस्ट 0.02 के आसपास आता है। तो 0.12 या 0.13% के आसपास ट्रांजैक्शन कॉस्ट है कि जब भी आप इंडेक्स फंड में पैसे डालेंगे तो आपके लिए आगे से जो स्टॉक्स लेंगे निफ्टी 50 के तो एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्रिएट हो जाती है। तो दिस इज वन ऑफ द की रीजन जिसकी वजह से ट्रैकिंग एरर आता है। सेकंड की रीजन क्या है ट्रैकिंग एरर का, तो सेकंड की रीजन सिंपली किसकी वजह से ट्रैकिंग एरर आता है, दैट इज समथिंग बाय द नेम ऑफ एक्सपेंस रेशियोज। तो जब हम एक्सपेंस रेशियोज की बात करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो सपोज करते हैं किसी निफ्टी 50 के फंड की, या फिर अगर हम सपोज करते हैं दो फंड्स हैं, एक है जिसका एक्सपेंस रेशियो 0.6% है और एक है जिसका एक्सपेंस रेशियो 0.1% है एंड दोनों का अगर AUM से माने दोनों 3-3 हजार करोड़ संभाल रहे हैं, जिसका 0.1% एक्सपेंस रेशियो है तो इट इज वेरी वेरी श्योर, मतलब मैं आपको ये चीज बता सकता हूं कि जो 0.1% वाला है उस पर ट्रैकिंग एरर बहुत कम होगा एज कंपेयर टू 0.6% वाले में। तो एक्सपेंस रेशियो जहां पे बहुत ज्यादा हो तो वहां पे ट्रैकिंग एरर की भी चांसेस इंक्रीज होने के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। थर्ड की रीजन क्या है ट्रैकिंग एरर का, दैट इज एग्जीक्यूशन डिफरेंस या फिर इनएफिशिएंट एग्जीक्यूशन। तो इनएफिशिएंट एग्जीक्यूशन क्या होती है, तो सपोज करते हैं अगर आपने किसी निफ्टी इंडेक्स में पैसे डाले एंड जो वहां पे जो AMC है या फिर जो भी फंड हाउस है उसको आपके लिए सपोज करते हैं 11.03% में रिलायंस लेना है, बट उसने आपके लिए 10.99% में लिया या 11% में लिया। तो दिस इज नोन एज एन एग्जाम्पल ऑफ इनएफिशिएंट एग्जीक्यूशन, क्योंकि बहुत फाइन डेसिमल्स का डिफरेंस है बट फिर भी अगर वो 0.03 या 0.05 का जो डिफरेंस है वो लंबे समय में बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इनएफिशिएंट एग्जीक्यूशन की वजह से भी ट्रैकिंग एरर क्रिएट होता है। थर्ड की रीजन क्या है ट्रैकिंग एरर क्रिएट होने का, दैट इज सिंपली फंड कैश फ्लो। कि जब भी एक हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, इंडेक्स फंड्स की भी बात करते हैं, तो कुछ एलिमेंट ऑफ कैश जो इंडेक्स फंड या फिर जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें होता है एंड इसकी वजह से ट्रैकिंग एरर होता है। फोर्थ की रीजन क्या है ट्रैकिंग एरर के लिए, दैट इज इलिक्विडिटी। अगर आप सपोज करते हैं अगर आप निफ्टी 150 या निफ्टी 100 या निफ्टी 500 के अंदर आप पैसा डालते हो तो जो छोटे वाले स्टॉक्स होते हैं तो वहां पे एक प्रॉब्लम क्या है कि जहां पे मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो, यहाँ पे जहां पे फ्री फ्लोट बहुत ज्यादा कॉर्नर्ड हो, जैसे हमने फ्री फ्लोट सीखा था बिगनिंग में, तो वहां पे एक प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि इलिक्विडिटी आ सकती है कि जब भी वहां पे परचेज ऑर्डर लगे तो जो छोटे वाले स्टॉक्स हैं उनकी एफिशिएंट एग्जीक्यूशन ना हो पाए और वहां पे एक इंपैक्ट कॉस्ट आ जाते हैं। इंपैक्ट कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, सपोज करते हैं कि मार्केट के अंदर दिन के सिर्फ 10 शेयर्स ट्रेड होते हैं, वेरस अगर आपने 7 शेयर्स का ऑर्डर डाल दिया तो जो सेलर्स हैं वो हमेशा प्राइस थोड़ा सा बढ़ा के बेचेंगे, तो इसको हम इंपैक्ट कॉस्ट कहते हैं। इंपैक्ट कॉस्ट आने की वजह से भी ट्रैकिंग एरर बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है। और भी क्या रीजन है, सिंपली अगर हम इसका एक रीजन और देखते हैं तो दैट इज एक फंड के लेवल पे कैश फ्लो, हमने कैश कंपोनेंट की बात करी और एक हमने ये भी बात करी कि अगर फंड के अंदर लार्ज बाय और लार्ज सेल ऑर्डर्स आ जाएं तो इसकी वजह से भी क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बढ़ती है एंड साथ साथ इलिक्विडिटी भी होती है, तो इसकी वजह से भी ट्रैकिंग एरर क्रिएट हो जाता है।
तो ये तो इंडेक्स फंड्स के अंदर ज्यादातर ट्रैकिंग एरर क्रिएट होता है। पर ईटीएफ्स के केस में क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के केस में, कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्योंकि एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हैं, तो जनरली ईटीएफ्स का जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एज कंपेयर टू इंडेक्स फंड्स वो बहुत ज्यादा कम होता है एंड बहुत ज्यादा सस्ता भी होता है। बट ईटीएफ्स हमेशा एनएवी पे एक प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं। जैसे ऑलमोस्ट माने कि जो एनएवी है, उस जो नेट एसेट वैल्यू है ईटीएफ की, वो एक जो अंडरलाइंग जो उसका एसेट है उससे हमेशा एक प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं। तो अगेन दैट इज ऑल्सो समथिंग जो आपको कंसिडर करनी पड़ेगी बिफोर इवन बाइंग इन ईटीएफ। एंड इंडेक्स फंड के और जो ईटीएफ के हमने ट्रैकिंग एरर के रीजंस थे, ये सारी चीजें तो हमने जान ही ली। तो अब यहाँ पे हम कुछ फंड्स के एग्जाम्पल देखते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे ट्रैकिंग एरर आता है और कैसे आता है, एंड किस फंड में बहुत ज्यादा ट्रैकिंग एरर है और किस फंड में ट्रैकिंग एरर कम है। तो हमने जो निफ्टी 50 इंडेक्स के जो 4 मोस्ट पॉपुलर फंड्स हैं उनका एग्जाम्पल लिए। तो एक फंड यूटीआई का है, एक फंड एसबीआई का है, एक फंड टाटा का है, एक फंड एचडीएफसी का है। तो यहाँ पे एक बार एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहले हम जो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, तो जब भी आप ग्रोथ प्लान चूज करते हैं तो ग्रोथ प्लान से ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आपके जो डिविडेंड्स कंपनी पे आउट करती है वो अपने आप ही री इन्वेस्ट हो जाते हैं, जिससे आप और यूनिट्स ले पाते हैं। तो हमेशा मतलब आई थिंक काफी लोगों के लिए जो ग्रोथ प्लान है दैट इज वेरी वेरी बेसिकली एप्लीकेबल, क्योंकि ग्रोथ प्लान से ही कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे नीचे आते हैं। तो पहला एक है यहाँ पे रेगुलर, एक है यहाँ पे डायरेक्ट। तो मैं यहाँ पे जो बेसिकली जो आपका डायरेक्ट प्लान है उसके अंदर देख रहा हूँ। डायरेक्ट में क्या है कि बिना किसी आप ब्रोकर या फिर बिना आप किसी जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके बिना अगर आप इंडेक्स फंड खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे आके मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि अगर आप दिस स्कीम कॉल निफ्टी 50 टोटल रिटर्न्स इंडेक्स का कंपैरिजन देखते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ पता लगेगा कि पहले तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि 1 ईयर का अगर आप यहाँ पे रिटर्न देखते हैं तो इस स्कीम का 8.81% है, whereas निफ्टी 50 का जो टोटल रिटर्न इंडेक्स है दैट इज 9.09%। तो इस स्कीम में ऑलमोस्ट अगर हम 1 ईयर के बेसिस में देखते हैं तो कितने का ट्रैकिंग एरर है, ऑलमोस्ट अगर आप ट्रैकिंग एरर कैलकुलेट करते हैं तो 0.28% का ट्रैकिंग एरर है। कितने का है, 0.28% का। तो ये तो हमने 1 ईयर के बेसिस पे देखा। अगर यही हम अगर 2 ईयर के बेसिस पे देखते हैं, सिमिलरली 2 ईयर के बेसिस में इस स्कीम में 0.3% का ट्रैकिंग एरर है। कितने का है, 0.3% का, राइट। एंड इसके बाद अगर हम जो यूटीआई निफ्टी 50 का अगर हम 5 ईयर प्लान देखते हैं तो 5 ईयर प्लान के बेसिस में कितना ट्रैकिंग एरर है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 0.32% का ट्रैकिंग एरर है, विच इज वेरी वेरी रीजनेबल। कि 0.3% के आसपास का आई थिंक ट्रैकिंग एरर तो हर एक इंडेक्स फंड में रह गई, बट यहाँ पे हम ट्रैक करते हैं कि और उनका कंपैरिजन भी करते हैं। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कितनी है, 0.21% है। वेराज फंड साइज कितना है यूटीआई निफ्टी 50 का, ऑलमोस्ट 7941 करोड़ के आसपास का फंड साइज है। आई थिंक दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द लार्जेस्ट निफ्टी इंडेक्स फंड्स। फिर जब हम एसबीआई निफ्टी इंडेक्स को देखते हैं तो एसबीआई निफ्टी 50 का 2753 करोड़ का फंड साइज है। एक्सपेंस रेशियो एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड की जो बेसिकली इनका म्यूचुअल फंड है यूटीआई का, उससे भी कम एसबीआई की है। पर एसबीआई के अंदर अगर हम आके यहाँ पे ट्रैकिंग एरर देखते हैं तो पहले यहाँ पे ट्रैकिंग एरर ऑलमोस्ट अगर आप डिफरेंस देखते हैं स्कीम का और निफ्टी टोटल रिटर्न इंडेक्स का तो 0.29% का फर्क है। वेरा जब हमने यूटीआई का कंपैरिजन करा था तो यूटीआई में जो ट्रैकिंग एरर है 0.28 के आसपास का है। तो यहाँ पे ट्रैकिंग एरर 0.1% या 0.01 से ज्यादा है। 2 ईयर का अगर आप देखते हैं तो 0.41% का यहाँ पे ट्रैकिंग एरर है। यूटीआई निफ्टी का यहाँ पे 0.3% का है। वेराज अगर आप 5 ईयर के बेसिस पे देखते हैं तो 5 ईयर के बेसिस पे ट्रैकिंग एरर ऑलमोस्ट 0.55% के आसपास हो जाता है। अब ये ट्रैकिंग एरर लॉन्ग टर्म में इतना ज्यादा क्यों और शॉर्ट टर्म में कम क्यों होते जा रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे जब ये इंडेक्स फंड स्टार्ट हुए थे इंडिया में तब इतना ज्यादा कैच ऑन नहीं हुए थे, तो उनका ट्रैकिंग एरर भी जो एयूएम का साइज है वो भी कम था और एक्सपेंस रेशियोज भी ज्यादा थी। तो जैसे जैसे एक्सपेंस रेशियो कम होता है, जैसे जैसे एयूएम का साइज भी बढ़ता है, वैसे वैसे फंड हाउसेज भी और ज्यादा बेसिकली इन चीजों में इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं कि पैसिव इन्वेस्टिंग के प्रोडक्ट्स हो। तो इस वजह से जहां पे एक्सपेंस रेशियोज घटते जाते हैं और एयूएम बढ़ते जाते हैं तो वहां पे ट्रैकिंग एरर भी घटने के चांस लंबे समय में बढ़ जाते हैं। तो अगेन यहाँ पे अभी भी अगर मैं कंपैरिजन करूं तो जो यूटीआई की स्कीम है 5 ईयर बेसिस पे भी 0.32% का ही ट्रैकिंग एरर है एज कम्पेयर टू एसबीआई जहां पे ऑलमोस्ट 0.55% के आसपास का है। तो अब एक बार हम टाटा निफ्टी 50 फंड देखते हैं। तो टाटा निफ्टी 50 फंड का जो एक्सपेंस रेशियो 0.16% है, विच इज इवन लोअर देन जो यूटीआई निफ्टी 50 का एक्सपेंस रेशियो है। फंड साइज अगर आप देखते हैं तो 292 करोड़ का है, तो छोटा फंड है, हो सकता है यहाँ पे ट्रैकिंग एरर ज्यादा हो। तो 1 ईयर के बेसिस पे देखते हैं तो 1 ईयर के बेसिस पे
0.2% का 0.2% का ट्रैकिंग एरर है। एंड 1 ईयर के बेसिस पे आई थिंक जो यूटीआई निफ्टी 50 है उससे इसका ट्रैकिंग एरर कम है। आई थिंक यूटीआई निफ्टी 50 का 0.28% है। पर यही अगर आप 2 ईयर्स के बेसिस पे देखते हैं तो ऑलमोस्ट 0.56% का ट्रैकिंग एरर वापस आ जाता है जो टाटा का निफ्टी 50 फंड है। फिर यूटीआई में अगर आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट 0.3% का है। 5 ईयर के बेसिस पे अगर आप चेक करते हैं टाटा निफ्टी 50 में तो देन यूल फाइंड कि ऑलमोस्ट 0.39% का यहाँ पे इस टाइम पे ट्रैकिंग एरर है। एंड 5 ईयर के बेसिस पे अगर आप यूटीआई का फंड देखते हैं तो यूटीआई में 0.32% के आसपास है। 1 ईयर में जो ट्रैकिंग एरर टाटा निफ्टी 50 का इज लेसर एज कम्पेयर टू यूटीआई, बट 2 ईयर एंड 5 ईयर के बेसिस पे जो यूटीआई का निफ्टी 50 फंड है इसका ट्रैकिंग एरर कम है एज कम्पेयर टू टाटा इंडेक्स फंड। फिर अगर आप एचडीएफसी इंडेक्स फंड देखते हैं तो एचडीएफसी इंडेक्स फंड में यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 ईयर का 0.25% का है। 2 ईयर का अगर आप देखते हैं तो 0.27% का यहाँ पे ट्रैकिंग एरर है। फिर अगर आप 5 ईयर के बेसिस पे देखते हैं तो 0.38% का ट्रैकिंग एरर है। तो अगेन 2 ईयर के बेसिस पे अगर हम इसका निफ्टी 50 जो यूटीआई का उससे कंपैरिजन करते हैं तो एक्चुअली में एचडीएफसी इंडेक्स फंड का 2 ईयर बेसिस पे भी कम है एंड एचडीएफसी इंडेक्स फंड का 1 ईयर बेसिस पे भी एज कम्पेयर टू बेसिकली अगर हम यूटीआई के फंड से कंपैरिजन करते हैं तो वहां से भी उनका ट्रैकिंग एरर एज कम्पेयर टू जो यूटीआई का निफ्टी इंडेक्स फंड है उससे कम है, क्योंकि इनका 0.2 और मतलब एचडीएफसी इंडेक्स फंड का ऑलमोस्ट 0.25% के आसपास है। विराज 1 ईयर के बेसिस पे अगर आप यूटीआई का देखते हैं तो 0.2% के आसपास है। तो इसका मतलब जो ट्रैकिंग एरर का डिफरेंस देखते हैं तो 1 ईयर और 2 ईयर के बेसिस पे एचडीएफसी निफ्टी इंडेक्स फंड एक्चुअली में जो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है उसको बीट कर रहे हैं एंड एक्सपेंस रेशियो सिमिलर ही है इस टाइम पे। तो ये ट्रैकिंग एरर की बात है और कोई सिंपल चीज नहीं है, मतलब क्योंकि अगर आप पैसिव इन्वेस्टर हैं तो ये बहुत सिंपल हो जाता है आपके लिए देखना कि ट्रैकिंग एरर किस में ज्यादा है। एंड ये आप मनी कंट्रोल का फीचर इंडिपेंडेंटली खुद भी यूज कर सकते हैं देखने के लिए कि कौन से फंड में ट्रैकिंग एरर ज्यादा है और कौन से फंड में ट्रैकिंग एरर कम है। एंड ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल एक्सरसाइज बन जाती है। तो अब एक बार हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की बात करते हैं और देखते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते क्या। तो सिंपली क्या इनकी डेफिनेशन है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आर दोस फंड्स जो एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड हो सकते हैं, माने आप अपने ब्रोकर के थ्रू खरीद और बेच सकते हैं, एक्सचेंज के ऊपर बेच या खरीद सकते हैं। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और जो निफ्टी इंडेक्स फंड्स हैं इनमें क्या फर्क है। तो इंडेक्स फंड की जो आपको नेट एसेट वैल्यू आपको दिन के एंड में एक ही बार दिखेगी, फिर जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है क्योंकि वो एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड हो रहा है तो वो मार्केट की जो अंडरलाइंग वॉलेटिलिटी है वो आपको हर टाइम दिखाएगा। क्योंकि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी जैसे मार्केट 9:15 पे खुल जाती है तो ईटीएफ्स भी उस टाइम से ट्रेडिंग उनकी स्टार्ट हो जाती है एंड टिल 3:30 ईटीएफ्स भी ट्रेड होते रहते हैं। तो मार्केट की जो लाइव फ्लक्चुएशंस होगी वो आपको सारी वहां पे पता लगेंगी। और ईटीएफ्स के अंदर एक क्या चीज एडवांटेज है कि ईटीएफ ट्रेड्स फॉर एन अंडरलाइंग बास्केट ऑफ स्टॉक्स। तो इस वजह से अगर आप एक चीज देखेंगे कि ईटीएफ्स का जो एक्सपेंस रेशियो है वो इंडेक्स फंड से काफी लोअर है। तो यहां पे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, जो एसबीआई का निफ्टी 50 ईटीएफ फंड है तो एसबीआई के निफ्टी 50 ईटीएफ फंड का अगर आप रिटर्न सिंस लॉन्च देखते हैं तो यहां पे आपको 12.2% दिखेगा। एंड साथ अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो एक्सपेंस रेशियो बेयरली 0.07% दिखता है। वैसे इंडेक्स फंड्स का जो लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो है 0.16 0.2% के आसपास रहता ही रहता है। एंड यहाँ पे अगर आप एसबीआई निफ्टी 50 ईटीएफ फंड देखते हैं तो अगर आप अंडरलाइंग जो इनके एसेट्स है वो देखते हैं तो 1,35,323 करोड़ के, क्योंकि ईपीएफओ का भी मनी यहीं से इन्वेस्ट होता है। तो एक चीज यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल मनी भी इन्वेस्ट हो रहे हैं। एंड साथ साथ अगर आप 5 ईयर रिटर्न देखते हैं तो 13.76% के आसपास जो बेसिकली निफ्टी ईटीएफ फंड है एसबीआई का यहाँ पे दिखता है आपको। अगर आप निफ्टी 20 को देखते हैं तो निफ्टी 20 के अंदर इस टाइम पे जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है तो 9,509 करोड़ का है। एंड एक्सपेंस रेशियो एक्चुअली में जो एसबीआई निफ्टी 50 ईटीएफ है उससे भी कम है, यहाँ पे 0.05% के आसपास की है। एंड आई थिंक निफ्टी 20 कंट्री का वन ऑफ द ओल्डेस्ट ईटीएफ लिस्टेड है। अगर आप 7 ईयर या 10 ईयर ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 ईटीएफ 20 का तो 14% के आसपास रिटर्न है, वेयर 7 ईयर का 12.33% है। आप इसको BSE 100 TRI से कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज वो बेंचमार्क अलग है। यहाँ पे निफ्टी 50 TRI विल बी द करेक्ट बेंचमार्क, BSE 100 TRI इज नॉट द करेक्ट बेंचमार्क। फिर भी अगर आप 5 ईयर्स के बेसिस में देखेंगे तो 13.8% का रिटर्न है। यही अगर आप इसका यहाँ पे कंपेरिजन यूटीआई निफ्टी इंडेक्स के साथ एक बार अगर आप करके देखते हैं देन यू विल गेट एन आइडिया। तो यहाँ पे आप सिंपली खुद भी अगर आप कंपैरिजन कर सकते हैं यूटीआई निफ्टी इंडेक्स कि कैसे ईटीएफ का, क्योंकि कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा कम रहता है तो यहाँ पे मैं क्योंकि ग्रोथ पे कंपेयर नहीं कर सकते, ये रेगुलर रहता है तो इसको हम कंपैरिजन करेंगे तो डेट विल लीड टू अ रॉन्ग पिक्चर। बट आप यहाँ पे खुद जाके आप एक बार कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि आप इंडेक्स फंड और निफ्टी 20 का कंपैरिजन करते हैं या अगर आप ईटीएफ का कंपैरिजन करते हैं तो आपको एक आइडिया लगेगा।
फिर एक और ETF है बाय द नेम ऑफ UTI निफ्टी 50 एक्सचेंज फंड, तो 5 ईयर्स का यहाँ पे भी 13.76% है। यहाँ पे भी एक्सपेंस रेशियो 0.07% के आसपास है। यहाँ पे भी AUM 35,000 करोड़ के आसपास है। तो ऑलमोस्ट सारे ETFs का SBI निफ्टी 50 ETF, निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50, निफ्टी 20, फिर उसके अलावा अगर आप ICICI प्रूडेंशियल का देखते हैं तो ICICI प्रूडेंशियल का भी जो AUM है 3700 करोड़ है, एक्सपेंस रेशियो 0.05% के आसपास है। तो आई थिंक ETFs के अंदर रैंकिंग करना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंसेस बहुत कम है, यहाँ पे ट्रैकिंग एरर भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो इंडेक्स फंड और ETF में आपको करना चाहिए तो ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इंडेक्स फंड में आपकी SIP चलते रहते हैं, ETF में आपको बार बार अपनी ब्रोकर ऐप खोलनी पड़ेगी या आपको ट्रेडिंग अकाउंट खोल के बार बार लेना पड़ेगा। तो वो एक छोटा सा डिफरेंस है। और ETF में एक और क्या चीज रहती है कि ETF के जो प्राइसेस होते हैं जनरली नेट एसेट वैल्यू से थोड़े से प्रीमियम पे होते हैं, क्योंकि वो जो 0.1-0.2% का इसमें ट्रैकिंग एरर एज कंपेयर टू इंडेक्स फंड्स कम है, तो वहां पे वो भी रिफ्लेक्ट करता है। एंड इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी। पर ये लिक्विडिटी रिस्क धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे लोग और पैसिव इन्वेस्टिंग की तरफ आ रहे हैं। तो ये तो ट्रैकिंग एरर हमने ETFs में देखे। तो इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं सेगमेंट के अंदर कि इंडेक्स फंड्स में आई थिंक अगर आप HDFC अगर आप UTI का इंडेक्स फंड अगर आप खुद देखते हैं तो वहां पे ट्रैकिंग एरर एज कंपेयर टू अदर फंड्स कम है, पर बाकी फंड्स में भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे उनका AUM बढ़ता है तो ट्रैकिंग एरर कीप्स फॉलिंग। एंड ETF के केस में हमने देखा कि ETF के केस में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड, क्योंकि सबका ही एक्सपेंस रेशियो 0.05% या 0.07% है। तो आप ये जरूर देख सकते हैं कि जब आप ETF खरीद रहे हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट से, तो जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट से ऑर्डर डाल रहे हैं तो आप कितना ETF का प्राइस चल रहा है एज कंपेयर टू द नेट एसेट वैल्यू और कितना प्रीमियम चल रहा है, दैट कैन गिव यू वेरी वेरी गुड आइडिया। तो ये तो हमारा इंडेक्स फंड और ETFs के बारे में था। तो इन कंक्लूजन ऑफ द वीडियो वी कैन से कि हमने आज क्या क्या सीखा। पहले तो हमने इंडेक्स के बारे में सीखा कि इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स बनता कैसे है, एंड साथ साथ हमने ये सीखा कि इंडिया में 2 बहुत पॉपुलर इंडेक्स हैं, दैट इज निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स की हमने बात करी। फिर हमने ये भी देखा कि ओवर द इयर्स निफ्टी और सेंसेक्स कैसे इवॉल्व करें। एंड एक्चुअली रिसेंटली निफ्टी में जो लास्ट रीबैलेंस था दैट वाज कि अपोलो हॉस्पिटल्स निफ्टी का पार्ट बना था एंड इंडियन ऑयल वहां से निकला था। सो अगेन जो रीबैलेंसिंग ऑफ इंडेक्सेस भी कैसे होती है, क्योंकि जैसे जैसे कंट्री की इकोनॉमी इवॉल्व कर रही है वैसे वैसे ये इंडेक्सेस भी इवॉल्व करते रहेंगे। फिर हमने बात करी कि टोटल रिटर्न इंडेक्स क्या होता है एंड साथ साथ नॉर्मल आपको परफॉर्मेंस नहीं देखनी चाहिए। फिर हमने ट्रैकिंग एरर्स की बात करी कि इंडेक्स फंड्स में ट्रैकिंग एरर्स आ सकते हैं, ETF के अंदर भी कैसे आप ले सकते हैं, ETF और इंडेक्स फंड्स का क्या फर्क है। तो ये तो हमने सारी बात करी। और फिर हमने देखा कि फाइनली कंक्लूजन में कि आई थिंक UTI एंड HDFC का जो इंडेक्स फंड है वहां पे ट्रैकिंग एरर लोएस्ट था। बाकी फंड्स भी काफी बड़े हैं साइज में, आई थिंक इट वुडंट मैटर अ लॉट, बट फिर भी ये ट्रैकिंग एरर तो आपको ट्रैक करते ही रहना चाहिए अगर आप किसी फंड में इन्वेस्टेड है। एंड सेकेंडली हमने ETFs के अंदर देखा कि ETFs में इतना ज्यादा ट्रैकिंग एरर भी नहीं है, एंड ETFs में क्योंकि कॉस्ट बहुत मिनिस्क्यूल है तो निफ्टी 20 हो गया, या फिर उसके अलावा जो हमने जो सेकंड ETF देखा था बाय द नेम ऑफ UTI एंड जो हमने SBI का भी जो हमने ETF देखा था, तो तीनों के बीच में बहुत ज्यादा भी फर्क नहीं है, बट एक्सपेंस रेशियो लोएस्ट निफ्टी 20 की ही है। So this is the conclusion of the video. If you loved the video, just drop a loved it in the chat section below. Hope to see you in the next business analysis of SOIC. And next business analysis आप मेरे को ये भी बताइए कि आप किस पे देखना चाहेंगे। फर्स्ट एनालिसिस एक कंपनी बाय द नेम ऑफ डेटा पैटर्न्स, इस पे हम कर सकते हैं बिकॉज दिस इज अ डिफेंस कंपनी विच इज जस्ट इमर्जिंग। एंड सेकंड ऑप्शन इज चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस। Thank you so much for joining us. Hope to see you in the next business analysis of SOIC. Jai Hind.